टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे शो में होंगे खास मेहमान और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी के साथ हम लोग जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक, उसकी एक झलक आपको बता दूं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। शेयर बायबैक पर कैसे होता है टैक्स का हिसाब किताब, क्या इलाज के खर्चों पर परिवार के सदस्यों को मिलेगी टैक्स छूट, और साथ ही बताएंगे कि गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर क्या होगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले चलते हैं मुकेश जी के पास, क्योंकि मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में इन दिनों एक खास फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं मुकेश जी? बिल्कुल। गुजरात में तो समझिए ये उत्तरायण का जो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल कई सालों से चल रहा है लक्ष्मण जी, उसका बड़ा मायना है और यहाँ एक बड़ा महोत्सव सा हो जाता है। और इस बार हमारे शो के साथ भी समझिए कि ये काइट फ्लाइंग का इसके पीछे बहुत अच्छा कोइंसिडेंस भी होने वाला है। इसके पीछे धारणा क्या है इस काइट फेस्टिवल के पीछे? हाँ देखिए, कई सालों से इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं इसको एक प्रेरणात्मक इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से देखता हूं कि ये काइट फ्लाइंग से हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आकाश में हवा हो या ना हो, हवा तेज हो या हवा धीमी हो, फिर भी पतंग जैसे उड़ाने में एक कला होती है। ऐसे हमें जीवन में भी हमारी बहुत सारी परिस्थितियां को झेलते हुए, इट में बी फेवरेबल, इट में बी अनफेवरेबल, हमें हमारा जो पतंग है लाइफ का आगे बढ़ते जाना, ऊपर उठते जाना हवा में। एग्जैक्टली तो क्यों ना हम लोग अपने टैक्स पेयर्स को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ही बताया जाए कि अपने इसके साथ अपने अरमानों को तो ऊपर रखिए, लेकिन टैक्स बचत को भी कैसे नई उड़ान पहुंचाएं। बिल्कुल, और यही काम तो लक्ष्मण जी टैक्स गुरु करता है ना। हम लोगों को उनकी टैक्स सेविंग की काइट कैसे ऊंचे से ऊंची फ्लाई हो, ये हम सिखाते हैं और आज भी सिखाएंगे। तो बिल्कुल, तो अगर कुछ एक दो टिप्स आप बता सकें कि कैसे टैक्स सेविंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। मैं इसके लिए दो गुरु मंत्र बताऊंगा, बिल्कुल, और एक दृष्टांत के साथ बताऊंगा। अब जैसे पहला गुरु मंत्र है कि टैक्स प्लानिंग का गोल्डन रूल क्या है, सुवर्ण नियम क्या है। स्वर्णिम नियम ये है सबसे पहले कि आप जो अपनी आय है वो अपने फैमिली के जितने एंटिटीज में उसको बांट सके तो वो आप फायदे में रहते हैं। समझिए कि एक फैमिली है, उसकी टोटल इनकम माना 45 लाख है। अब ये 45 लाख की इनकम अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड के हाथ में ही आती है तो उस पर सीधा इवन अंडर द न्यू स्कीम 11,31,000 का टैक्स हो जाता है। समझिए ऑलमोस्ट 25% प्लस। अब इसमें आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप बांट दीजिए ये 45 लाख को स्ट्रेटेजिकली प्लान करके 3 एंटिटीज, आपके इंडिविजुअल हो, वाइफ हो, या आपका कोई एडल्ट सन या डॉटर या HUF बना लीजिए। तो ये 3 एंटिटीज में अगर आप बांटेंगे तो 15 लाख 3 में बच जाएंगे। तो सीधा आपका टैक्स जो है वो 1,95,000 पर एंटिटी हो जाएगा। तो एवरेज रेट आपका आ जाएगा 13%, 12% एक्चुअली, 12 to 13%। तो ये जो 12% का सेविंग होगा आपको 45 लाख पर 5,40,000, इट्स अ ग्रेट सेविंग। लेकिन इसमें मुकेश जी यहाँ रोकूंगा, लेकिन इसमें तो ये है कि तीनों एंटिटी का भी कंट्रीब्यूशन उस इनकम में होना चाहिए, तभी तो आप बांटेंगे टैक्स तीनों पे। हाँ, आपको प्लानिंग इस तरीके से करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स में बांटें। उसके लिए आप अलग अलग प्रकार के प्लानिंग का सहारा ले सकते हैं, आप गिफ्ट्स कर सकते हैं। समझ गया। आज हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाला है। आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं।
तो ये सब तरीके हैं। ठीक है। और ये हो सकता है लक्ष्मण ठीक जी, है। मैं तो बारीकी से ये एक नियम बता रहा था। ठीक है, अब और दूसरा जो मंत्र नियम क्या है है? वो ये है कि अवेल ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स और ऑगमेंट योर टैक्स सेविंग्स। अब समझिए कि जैसे यही 3 मेंबर्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, एक उसकी 20-22 लाख की इनकम है, तो ये 22 लाख की इनकम पर उसका करीब 20% के आसपास का टैक्स का रेट हो जाता है। अब यहां पॉसिबल है कि आप 0 टैक्स में आए तो आपके 4-4.5 लाख रुपए बच सकते। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे इंडिविजुअल्स के केस में, हस्बैंड और वाइफ के केस में, आप करीब 8-9 लाख तक की इनकम रखकर भी 80C 80D आपका सेक्शन 24 और अलग अलग सेक्शंस के एग्जाम्पशंस और इंसेंटिव्स और खास तौर से जो रिबेट है उसको लेते हुए, और HUF में भी तो 9 लाख और 4 लाख, 22 लाख अगर 3 एंटिटीज में बांट दिए तो 0 टैक्स हो गई। 22 लाख एक एंटिटी में रह गया तो समझिए आपको ऑलमोस्ट 20% का टैक्स आ गया। काफी महत्वपूर्ण आपने गुरु मंत्र दी, गोल्डन रूल। हाँ बिल्कुल, तो गोल्डन रूल जो आपने दिया बड़े काम की चीज़ है, और जो सैलरी ब्रैकेट का आपने एग्जांपल दिया वो बहुमत वाले जो टैक्स पेयर हैं उन पे लागू होता है एक तरीके से। क्यों ना अब चले कुछ लोगों के सवाल ले लें। मुकेश जी, एक सवाल हमारे पास, पहला सवाल आ रहा है पंचकुला से। ये पंचकुला से जो सवाल है, ये आपको सवाल भेजा है उन्होंने शुभम अग्रवाल जी ने। तो शुभम अग्रवाल जी ने जो सवाल भेजा है उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी, क्या सवाल है आपके पास? हेलो शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आपकी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम हम बहुत देर से देखते हैं, जब से लकोटिया जी थे उस समय से देख रहे हैं, और इसके कई बार फायदे भी हुए, हमें बड़े लाभ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार क्या जानना चाहते हैं हमारे टैक्स गुरु से? सर ऐसा है कि जो HTD में डिडक्शन मिलती है इंश्योरेंस की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें जो मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ये है कि 50,000 और 25,000 सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है। तो उसमें मेरी क्वेरी ये है कि क्या जो लड़की है डॉटर इन लॉ और लड़का है वो दोनों ही, और या मैरिड डॉटर है, क्या वो दे सकते हैं बेनिफिट या नहीं दे सकते? ये इसमें है मेरा पहला क्वेश्चन। तो ये ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। हाँ मुकेश जी। जी लक्ष्मण जी, इनका जो पहला सवाल है इसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैरिज के बाद भी डॉटर है वो अपने पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है या नहीं? जरूर कर सकती हैं, क्योंकि आपका मैरिज हुआ हो या ना हुआ हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहते हैं। एक उसमें एक दूसरा भी उनका एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर सन इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ या तो डॉटर इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ, तो ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं? तो अनफॉर्चुनेटली ये डिडक्शन पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स इन लॉ के लिए नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका दूसरा जो एक इसका एलिमेंट भी आप जानना शायद चाहते थे कि अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस है तो जो कुछ ज्यादा खर्च हुआ है आपका, उसके लिए आप सेपरेट डिडक्शन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते, क्योंकि रूल इज कि पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस है तो आप प्रीमियम भरिए, इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 के दायरे में या 25,000 के दायरे में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें एक चीज जरूर ले सकते हैं कि 5,000 का जो मेडिकल टेस्ट का एक्सपेंस है वो अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो भी ओवर एंड अबव ये 5,000 आपको मिल सकता है। लक्ष्मण जी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम होने के बाद भी इस 5,000 का क्लेम आप कर सकते हैं। शुभम जी के पास एक और सवाल था, क्यों ना ये सवाल का जवाब दे दिया जाए? मुकेश जी, शुभम साहब बताएं, क्या दूसरा सवाल क्या आपके पास? सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे गिफ्ट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, फ्रेंड से 50,000 रुपए तक एग्जम्प्टेड है, तो वो क्या एक ही फ्रेंड से है या अलग अलग फ्रेंड से हम 50,000 रुपए गिफ्ट दे सकते हैं? आपके फ्रेंड बड़े अच्छे हैं, बहुत गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। मुकेश जी। जी शुभम जी, वित्त मंत्री ने ये आपका जो प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए,
क्योंकि अगर ये 50,000 पर फ्रेंड कर देते तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते। तो ये नियम ये है, बराबर याद रखिए कि एक वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा लोगों से कुल मिलके 50,000 से अगर ज़्यादा आपको गिफ्ट्स मिलती है तो वो पूरी रकम पर आपको इनकम मान के उस पर टैक्स देना होगा। क्योंकि ये 50,000 का भी बेसिक एग्जम्पशन इज ओनली इफ यू डू नॉट क्रॉस इट। अगर ये लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये 50,000 भी जुड़ जाएंगे और एक या ज्यादा लोगों से सबको मिला के आपको ये 50,000 की लिमिट तय करनी है। तो बिल्कुल सबको मिला के करनी होगी। और जो सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों को पता नहीं होती कि 50,000 से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो जो बढ़ा वो नहीं बल्कि 50,000 भी उसमें शामिल हो जाएगा टैक्स कैलकुलेशन में। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शेयर बायबैक पर टैक्स कैलकुलेशन का क्या है गणित। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं। और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी। इन 3 अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी कर दी तो एफडी पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था, ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया। उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा जब तक आप पति पत्नी बने नहीं है। अब एक लड़का लड़की की रिश्ता हो गया था, फियांसी थी वो, तो शादी से 1 दिन पहले उन्होंने 10 लाख रुपए उनको दे दिए। अब उस 10 लाख से जो इनकम हुई वो क्लबिंग नहीं, जबकि अगले दिन वो पति पत्नी बन गए, पर वो एज ए फियांसी दे दिए गए। तो बिफोर मैरिज कुछ भी दिया जाता है वो क्लबिंग नहीं होती है। और क्लबिंग का सबसे पते की बात आपने यही बताई, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग और लक्ष्मण, इसमें आप क्लबिंग में सेक्शन 54 जो कैपिटल गेन से बचने का है, आप उसका भी लाभ ले सकते। मतलब आपने कोई मकान गिफ्ट किया तो अब आपके में कैपिटल गेन क्लब होके आ रहा है, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में जैसे आप बचाते हैं अपने मकान को, वैसे आप उसको बाकायदा बचा सकते हैं। एक एक्सेप्शन और बता देता हूं, काम की पति पत्नी की बातें आज बहुत चल रही हैं, वो ये है कि अगर पति पत्नी किसी पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर हैं पर अपनी लियाकत और अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से पार्टनर हैं, फिर ये क्लबिंग लागू नहीं होगी। वरना आप पत्नी को पार्टनर बना लेते हैं तो पत्नी का जो प्रॉफिट होगा आपके में जाके जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बताइए कि जैसे आपने पति पत्नी का एग्जांपल दिया है, फिर जो रिलेशन आपने बताया उसमें अगर सामने वाला खुद ITR फाइल करता हो तो क्या अपने में इनकम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। ये तभी, इसीलिए शुरू में मैंने वो 3 रिश्ते नाते बता दिए। अगर आपने इन 3 रिश्तों में कोई गिफ्ट किया है या अपनी इनकम को या अपने एसेट्स को पास ऑन किया है तो उससे आने वाली इनकम के लिए आप तैयार हो जाइए। एक एक्सेप्शन मजेदार और बता देता हूं, इनकम के ऊपर जो इनकम आएगी लक्ष्मण, मतलब हमने FD कराई, उस पर ब्याज आया, ब्याज आपके में जुड़ गया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल नहीं, इससे पहले मुझे ध्यान आया कि हम लोगों के शो में कैपिटल गेंस बचाने को लेकर कई सारे लोगों को सवाल आते हैं, उलझने रहती हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स कैसे बचाया जाए। तो पिछले दिनों में देख रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कैपिटल गेंस के एग्जम्पशन पर एक सर्कुलर जारी किया गया था। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि जो हमारे दर्शक इसके दायरे में आते हों वो इसका फायदा उठा सकें भरपूर। लक्ष्मण जी, ये एक सर्कुलर है 6 जनवरी 2023 का, और सीबीडीटी ने अपने आगे एक सर्कुलर जो कोविड के टाइम पर उन्होंने जारी किया था, और उन्होंने एक विशेष छूट दी थी कि अप्रैल 21 से लेके सितंबर एंड ऑफ 21 के समय दरमियान अगर किसी का फाइनल कंप्लायंस फॉर पर्पसेस ऑफ सेक्शंस 54 से लेके 54 जीबी तक, अब 54 है, 54F है, वो हम जानते हैं कि वो हाउस प्रॉपर्टी आप नया रेसिडेंस लेते हैं उसके कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए है, 54 EC बॉन्ड्स के लिए है, ऐसे अलग अलग जो प्रोविजंस हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर अप्रैल टू सितंबर में ऑफ 21 में आपकी कॉम्प्लायंस की डेट आती है तो आपको एक्सटेंशन देते हैं हम अप टू 30th ऑफ सितंबर 21। अब उसके बाद काफ़ी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आते रहे कि भाई ये कोविड का समय जो चला उसमें खास तौर से जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम था वो धीमा पड़ गया, तो उसके लिए लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ज़्यादा टाइम दीजिए, 2 या 3 साल का जो होता है। तो इसमें अब ये सर्कुलर में ये कहा गया है कि अप्रैल 21 से लेके फरवरी 22 तक जो भी डेट्स ऑफ कॉम्प्लायंस आती है, फाइनल डेट मानो आपका 2 या 3 साल का समय फरवरी 22 तक पूरा होता है, तो आपको और हम 14 महीने का टाइम देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि 31 मार्च 2023 तक आप ये आपका जो ऑब्लिगेशन है वो पूर्ण करके भी कैपिटल गेन्स का फायदा ले सकते हैं। तो ये एक लक्ष्मण जी बहुत अहम एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है, और खास तौर से जो केसेस में लोगों को चिंता थी कि हमारा एग्जम्पशन छूट न जाए तो वो इसको ध्यान में रखते हुए वो अपना क्लेम कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सफाई है, और आप अगर इस दायरे में आते हैं तो आप अपने कैपिटल गेन्स टैक्स को बचा सकते हैं एग्जम्पशन का फायदा उठा करके। अब चलते हैं बेंगलुरु, जहां से दीपक शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे टीसीएस ने लास्ट ईयर बाईबैक लेके आया था, तो बाईबैक में जो भी मुझे कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है? काफी अच्छा सवाल है। बहुत सारे ऐसे शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं जो जिनको बायबैक में कैपिटल गेन्स मिलता है। मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसका सीधा सादा जवाब उनके फायदे में है कि इनकम टैक्स एक्ट की एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 कैपिटल ए। इसके तहत दीपक जी आपका कितना भी बायबैक का अमाउंट हो वो संपूर्णतः करमुक्त रहेगा, उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना होगा। आप कहेंगे क्यों और किस लिए? इसका कारण यह है कि बायबैक का जो अमाउंट होता है, जो कंपनी आपको पैसे देती है, उस पर कंपनी ये टैक्स भरती है एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20% प्लस। तो उसके कारण शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जम्प्ट है। जैसे डिविडेंड में पहले हुआ करता था, उस डिविडेंड के लिए तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी आ गई, लेकिन एज फार एज बायबैक इज कंसर्न ये एग्जम्पशन अभी चालू है। इसलिए लक्ष्मण जी उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और शायद उन्होंने अपना रिटर्न भर दिया है तो फिर उनको रिवाइज करके कुछ तरीके से अपना क्लेम करना पड़ेगा। तो आपके फायदे का मामला है, लेकिन रिटर्न भर लिया है तो आपके पास क्लेम करने का भी एक मौका है। चलते हैं हम गाजियाबाद, जहां से MS भाटिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाटिया साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या जानना चाहते हैं? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे अपनी पुरानी संपत्ति जो 30 साल पुरानी थी गिफ्ट डीड के जरिए मेरे नाम ट्रांसफर करी है, गिफ्ट डीड के जरिए। ठीक है जी।
हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर गिफ्ट डीड करिए। के जरिए हाँ जी, मुझे बोलिए। ट्रांसफर करिए। तो इस प्रॉपर्टी पे मुझे इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है, या मैं इसे बेचूं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदूं तो मुझे क्या फायदा मिल सकता है टैक्स में? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे समझिए, जब आपको ये गिफ्ट मिली हो तो दो चीजें होती है। एक तो आपका कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज सच होता नहीं, क्योंकि आपको गिफ्ट में मिली है। और सवाल ये होगा कि ये इसकी आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी गिनी जाएगी। तो ये दोनों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, और वो ये है सबसे पहले कि आपके फादर की जो कॉस्ट थी, और हालांकि 30 साल से पुरानी है, इसलिए वो 1 अप्रैल 2001 वाला नियम लक्ष्मण जी लागू होगा इनके लिए, भाटिया साहब के लिए। तो 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू को आप लेके इंडेक्सेशन का फायदा आप ले सकेंगे। और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, आमतौर से समझ लीजिए, वो हमेशा आपके फादर ने जब से एक्वायर किया था तब से लेके उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग गिना जाता है। इसलिए मान लीजिए आपको आज भी गिफ्ट होती है और आप कल एक ही दिन में बेच लेते हैं, तो भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और इस पर इंडेक्सेशन का फायदा फादर की डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके आपको मिलता है। मुझे लगता है, जहां तक कि मुझे याद है, भाटिया साहब को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट दी गई है पिताजी की तरफ से, वो करीब 30 साल पुरानी है। तो 30 साल के से उसकी गिनती होगी। मैंने जैसे बताया 30 साल तो 1 अप्रैल 2001 के पहले का है, तो उसका तो कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज इंडेक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। अच्छा। तो आज जैसे अभी ऑलमोस्ट ओवर 3 टाइम्स है, आज बेचते हैं तो वो उनको फायदा मिलेगा, और उसका कॉस्ट का बेस 1 अप्रैल 2001 का वो ले लक्ष्मण। ठीक है, तो 2001 के कॉस्ट को लीजिए, उसके आधार पर आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पीपीएफ में निवेश पर मिलेगी सेक्शन 80C में छूट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया, और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है, और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए, यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है, और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है, जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में, और हमारे साथ हैं बने हुए हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक सवाल हमारे पास किशनगढ़ से आया है महावीर कोठारी जी का, जो कि फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं। कोठारी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं किशनगढ़ से बोल रहा हूँ जी। और सुभाष जी लखोटिया के टाइम से आपके प्रोग्राम का बहुत रेगुलर पुराने दर्शक हैं, बहुत खुशी होती है ऐसे दर्शक हमारे से जुड़े रहते हैं लंबे समय तक। थैंक यू वेरी मच। पटेल साहब नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है 80C से रिलेटेड। जी
एटीसी में डिडक्शन के लिए करदाता यदि स्वयं के बैंक में उपलब्ध या फिर खुद के पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करके रकम को अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में पीपीएफ खाते में जमा करा देता है, तो उसे एटीसी के तहत डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर उस रकम का उसी साल की इनकम में से होना जरूरी है। और उसके साथ एक बात और है कि पीपीएफ से विड्रॉ करके उसी पीपीएफ अकाउंट में सेम डे या उसके नेक्स्ट डे वापस जमा करा दी जाए पैसा, तो क्या उसके लिए भी उसको पात्रता मिलेगी इसके लिए किसी डिडक्शन के लिए? बहुत ही तकनीकी सवाल है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। मुकेश जी, बहुत बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग है लक्ष्मण जी। इसके दो पहलू है, मैं इसको समझाऊंगा हमारे दर्शकों को, केवल इनको नहीं, सबके लिए ये उपयोगी होगा। अब एटीसी में पीपीएफ की बात करें तो सबसे पहले तो ये आवश्यक एक जमाने में हुआ करता था कि इट हैज टू बी आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईयर। वो कंडीशन को निकाली गई आज से कई सालों पहले, और कुछ भी कंट्रीब्यूशन कहीं से भी करो, बाय बैक बोरो और स्टील, कोई भी रकम हो, ये जरूरी नहीं कि इट शुड कम आउट ऑफ योर इनकम। इसलिए सबसे पहला जवाब तो ये है कि आप 1 या 2 अप्रैल को भी जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो उसी साल का इन्वेस्टमेंट है, और ये आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। अब आपकी दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको एटीसी का फायदा लेना है, पर कोई कारण से लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट है, ईयर एंड होने जा रहा है, तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप कोई डिडक्शन ना लें, या तो जैसे आपने बताया कि आप सुबह में आप अपने पीपीएफ के अकाउंट से विड्रॉल के नियम के अनुसार विड्रॉ कर लें, और दोपहर या दूसरे दिन आप उसको दोबारा वही रकम का निवेश कर दें। तो निवेश है, ये जरूरी नहीं है कि वो पीपीएफ में से आया हुआ है इसलिए नहीं मिलेगा। कोई भी निवेश कहीं से भी किया गया हो उसका डिडक्शन आपको जरूर मिलेगा। महावीर जी, तो बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझा दिया, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से टैक्स प्लानिंग की तरकीब सोची थी और जिसका ये जवाब रहेगा। तो मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर क्यों ना जीएसटी से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। लेकिन जब आप सवाल भेजते हैं ना, तो 2 बातों का खास ख्याल रखें। पहली बात कि उस सवाल के साथ अपना नाम जरूर बताइए, अपना मोबाइल नंबर जरूर बताइए, ताकि इसी तरीके से हम लोग टैक्स गुरु से आपको सीधी बात करा सकें। कोई उलझन हो तो आप ऑन एयर लाइव में पूछ भी सकते हैं। तो आप बिल्कुल सवाल भेजिएगा। और फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।